अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को मतगणना की तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और मतगणना अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए 2500 कार्मिक तैनात किए गए हैं। विभिन्न विकास खंडों में टेबलों की संख्या तय की गई है। खटीमा में 30, सितारगंज 40, रुद्रपुर 26, गदरपुर 34, बाजपुर 35, काशीपुर 34। मतगणना 2 पालियों में होगी। पहली पाली के कर्मियों को सुबह 6 बजे और दूसरी पाली के कर्मियों को शाम 4 बजे पहुंचना अनिवार्य है। एजेंट सिर्फ अपनी निर्धारित टेबल पर ही रहेंगे और मोबाइल पूरी तरह वर्जित रहेगा। पूरी मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में होगी और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। बताना चाहूँगा कि हमारी मतगणना 275 हमारी टेबल पूरी कर रही है। 7 सेंटर्स में हमारी पूरी मतगणना की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। तो ये सातों सेंटर हमारे ब्लॉक्स पे बनाए गए हैं और इसमें कल हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है। तो हम लोगों ने निरीक्षण में ये पाया कि तैयारियां पूरी हो गई। जहाँ पे थोड़ी सी कमी थी तो उनको भी फ़ोन कर आज फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम लोगों ने अवलोकन कर लिया है। हम लोगों ने आरओज़, एआरओज़, एसडीएम सभी लोगों को इसमें हम लोगों ने आज बैठक भी ली है और बैठक में हमको ये निर्देश जारी किए गए कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से इस मतगणना की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कराना है। और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेंसिटिव रहती हैं, तो पुलिस भी इस बैठक में थी और पुलिस और प्रशासन का पूरा समन्वय साथ में चल रहा है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी की जा रही है कि पूरे, क्योंकि जो भी हमारे एनआईसी के जो हमारी वेबसाइट है उसमें तुरंत हम लोग रिजल्ट को डाल सकें, ये भी पूरी प्रक्रिया हम लोग संपादित कर रहे हैं। कोई आपने कंट्रोल रूम भी पहले देखा है। कंट्रोल रूम में भी पर नए इनोवेशंस किए गए हैं और तत्काल ट्रेंड यहाँ पे आने की वजह से हमारा जो सूचना थी वो भी बिल्कुल पूरे टाइम से पहुँची और पूरा जो हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल हम देखेंगे सेकेंड पोस्ट में भी 84%, फर्स्ट में 82% के आसपास हमारा पूरा रहा है। तो बहुत उत्साह से लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो इसका जो वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर विकास नगर में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के लिए 7 टेबल लगाई गई हैं, जिन पर 5 अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मतदान अभिकर्ताओं को लगभग 2000 से ज़्यादा पास दिए गए हैं, जो केवल निर्धारित समय के दौरान ही मतगणना स्थल पर रह सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी बताया कि जैसे ही किसी राउंड का समय समाप्त होगा, संबंधित मतदान अभिकर्ता को बाहर कर दिया जाएगा ताकि प्रक्रिया में व्यवधान ना हो। है हमारी व्यवस्था ठीक है। हमने जो हमारी प्लानिंग है कि 7 टेबल की वो लगवा दी है और एक टेबल हमारे 5 आदमी बैठेंगे, एक सुपरवाइजर, 4 गणना सहायक और सीसीटीवी वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है। सर कितने विकल्प पास किए गए हैं? जरूरत के हिसाब से हमने बांट दिए हैं, बाकी और जरूरत है तो उनको भी बांट रहे हैं। सर किस तरह से अंदर जाएंगे जो पास देके? देखिए, काउंटिंग 5 चक्र में होनी है, तो शुरू में तो हम पहले चक्र वालों को ही, जिनको हमने हर पास पे लिखा है कि कौन से चक्र में आपका काउंटिंग होनी है, तो उस पहले चक्र वालों को शुरू में अंदर करवाएंगे। फिर पहले चक्र की जब काउंटिंग निपट जाएगी, उनमें से किसी का अगर दूसरे चक्र में संबंधित नहीं है तो उनको बाहर करेंगे और फिर दूसरे चक्र वालों को अंदर करेंगे। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा। लगभग कितने पास वितरण कर दिए सर आपने? हमने 2000 से ऊपर ही पास बांट दिए हैं अब तक। टिहरी स्मृति एवं विस्थापित एकता मंच द्वारा आज एक विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मेयर सौरभ थपलियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें गढ़ समाज के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। एक संपूर्ण संस्कृति गंगा में समा गई, लेकिन उसकी स्मृतियां आज भी जीवित हैं। और टिहरी ने जिस तरह जो अपना त्याग किया कि देश के विकास में अपना बलिदान दिया और एक संस्कृति जो कि पूरी गंगा जी के अंदर समाहित हो गई, उस संस्कृति में जो लोग पढ़े पले, जिन्होंने संस्कृति को देखा, वो लोग आज जहाँ पर भी रह रहे हैं दुनिया में, वो अपनी स्मृतियों में जो उनकी टिहरी बसी है
उस टिहरी को हमेशा याद करते हैं। और ये टिहरी स्मृति दिवस और विस्थापित एकता मंच के माध्यम से जिस तरह टिहरी की स्मृति को जीवंत रखने के लिए हर वर्ष देहरादून में आयोजन किया जाता है इस मंच के द्वारा, और ये 14वां वर्ष है। निश्चित रूप से इससे जहाँ टिहरी के लोगों के अंदर आपस में मेलजोल बढ़ेगा, वहाँ टिहरी की जीवंतता को बचाने के लिए एक बात भी आ जाइए कि जो बहुत छोटी एक रिप्लिका बहुना जी इनके घर में बनी हुई है, लेकिन इसको एक व्यापक रूप में बनाकर बृहद रूप में इसका निर्माण करके, ताकि टिहरी ने जिसने त्याग किया देश के विकास के लिए पूरे लोगों के जीवन में, वो टिहरी की जीवंतता भी बची रहे और वो एक प्रेरणा देने का काम भी करे कि राष्ट्र हित में त्याग करना एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। और उस बलिदान से प्रेरणा लेके लोग राष्ट्र के विकास में मुख्य धारा में जुड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो टिहरी के लोगों में यहाँ पर विस्थापित जो यहाँ पर हुए हैं, उनकी समस्याओं पर, उनके पानी, कई लोगों को अभी तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला, उनको ज़मीन दे दी गई, लेकिन वो ज़मीन अभी भी उनके नाम नहीं है, जिस कारण वो तमाम तरह की सुविधाएं जो सॉल्वेंसी होती है वो उनकी वो नहीं बन पाती। और पानी की समस्या है, जिस समय टिहरी के लोगों को विस्थापित किया गया, उनके साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते का पालन करने के लिए टीएसडीसी पर दबाव बनाने के साथ साथ जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं जो टिहरी में उनके पास थी, उनको पाने के लिए भी किस तरह से इस मंच के माध्यम से संघर्ष किया जा सके, ये भी इनका उद्देश्य है। तो ये अच्छी बात है कि कोई शहर अगर कोई सभ्यता के रूप में अगर वो पानी में जलमग्न हो गया, तो उस सभ्यता के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए किस तरह से उसकी संस्कृति, उस सभ्यता और उस संस्कारों को जीवित रखा जा सके, उसके लिए आपसी मेलजोल से इस तरह का आयोजन करना मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक भी है। और ये इसके लिए मंच का आयोजक विनोद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शहदाब शम्स ने कहा कि धामी सरकार का धर्मांतरण पर कड़ा रुख सराहनीय है। उन्होंने कहा कि लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन से परिवार और समाज आहत होता है। सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यूसीसी कानून भी इस दिशा में कारगर होगा। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और विकास विरोधी रवैये का आरोप भी लगाया। शादाब शम्स ने ये बात कही। देखिए, देश के अंदर किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं, वो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करके आप उसे प्यार करें और आप एक गलत संदेश देने की कोशिश करें कि आपने किसी से प्यार किया, वो धर्मांतरण करे, तब आप उसको अपने रिश्ते में रखेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को, वो जो धर्मांतरण वाली सोच है उसको दर्शाती है। हमारा मानना है कि किसी भी मजहब को, किसी भी प्यार और मोहब्बत को इज्जत देनी चाहिए। आपका मन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को और अपने पंथ को मानने का अधिकार है, लेकिन किसी से प्यार करके, किसी से शादी करके, किसी को मजबूर करके उसका धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना होती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकारें भी सख्त हैं और मुझे लगता है कि समाज को भी उसमें सख्त रुख रखना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कांग्रेस की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो तुष्टीकरण की, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, कांग्रेस को उससे बाज आना चाहिए। और हम ये कहते हैं, इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि यूसीसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। जो कानून एक हिंदू भाई के ऊपर लगेगा वो मुस्लिम भाई पे भी लगेगा। जो हिंदू उत्तराखंड एसटीएफ को नकली दवाओं के बड़े गिरोह पर एक और बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के जीरकपुर से गिरोह के मुख्य आरोपी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है,
जो हरियाणा के पंचकुला में मेडिकल स्टोर चलाता था और ड्रग लाइसेंस होने के बावजूद नकली दवाइयां तैयार कर सप्लाई करता था। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरोह नकली दवाइयों के आउटर बॉक्स, लेबल और क्यूआर कोड भी हूबहू असली जैसे बनाता था। इससे पहले ही इस मामले में 4 आरोपी संतोष कुमार, नवीन बंसल, आदित्य काला और देवीदयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंकज शर्मा नकली दवाइयों को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाता था। एसटीएफ की आगे की कार्रवाई जारी है और जिन लोगों ने यह नकली दवाइयां खरीदी हैं उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून का भी जानकारी मिली है, उसको हम आगे डेवलप कर रहे हैं और जहाँ पे इसने ये नकली दवाइयाँ बेची हैं वहाँ पे बरामदगी करके जिन्होंने खरीदी हैं उनको भी इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाएगा। कौन सी दवाइयाँ थी जिनको ये बेचता था? देखिए, इसमें कॉमन मेडिसिन से लेके बहुत कैंसर की मेडिसिन तक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेल्मा हो गई और पेंटालोप हो गई, वोवेरॉन हो गई, और इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सबकी नकली दवाइयाँ लोग बना रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ में जो इसने सप्लाई करी है, इसने यूपी के गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में सप्लाई करी है। कब से ये इस काम साबरी गेस्ट हाउस के पास होटल चला रहे एक व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। एसडीओ ने जानकारी दी कि आरोपी पर 75,000 से अधिक का बकाया था, जिसके चलते बिजली विभाग ने कनेक्शन काटकर मीटर हटा दिया था। बावजूद इसके होटल स्वामी चोरी से लाइन पर कटिया डालकर बिजली चला रहा था। बिजली विभाग को मिली शिकायत के बाद छापेमारी की गई और मौके पर चोरी की पुष्टि हुई। अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये एक्चुअली प्रकरण क्या था कि 2 केसों की शिकायत थी मेरे पास में, जो मैं चेक करने गई थी। एक तो केस था इधर का इमाम सोब रोड का, जिधर वो बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। वहाँ पर क्या था कि मुकरबपुर का मीटर उतार के उन्होंने अपने घर लगा लिया, रईस के नाम से कनेक्शन कटा हुआ था। इसके बाद में हम एक सर्वर के नाम से यहाँ पर होटल था, ये क्या नाम है, मतलब थाने के आसपास को, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इस पर ड्यूज था 75,000 के लगभग, जो हमारे फरवरी मार्च के आसपास ये रिवेन्यू की ड्राई चल रही थी और उसमें ड्राई में मतलब ये जब मतलब पैसा हमारा जमा नहीं हुआ तो हमने कनेक्शन काट दिया, उसका मीटर उतार लाए। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे पास में लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर आपके मतलब मीटर उतरा है और इस तरह से कि डायरेक्ट चल रही है। तो इस बार हम पीछे की तरफ, हज हाउस के पीछे की तरफ से गए थे, तो ये चोरी पकड़ी गई है जिसमें, और जिसके लिए हमने चेकिंग भी भरी है और मुकदमा भी मतलब यहाँ से FIR टाइप करके थाने को भेजा जा चुका है। मौके से केबिल प्राप्त हुआ। मनसा देवी मार्ग पर हाल ही में घटी घटना के बाद हरिद्वार प्रशासन अब सभी धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है। मंगलवार को राज्य मंत्री की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने चंडी देवी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा, अतिक्रमण और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा प्राथमिकता है। वहीं पुलिस ने फायर सेफ्टी और CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। चंडी देवी मंदिर के महंत ने मंदिर में अस्थायी चिकित्सालय की मांग की और प्रशासन को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जो पूरी बैठक थी उसमें सिक्योरिटी ऑडिट की मंदिर की पूरी, उसकी हमने कराया और सिक्योरिटी ऑडिट भी बनाया पूरे मंदिर का। जैसे पैदल मार्ग हो गया, पैदल मार्ग में वॉशरूम का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ा दिवस होगा तो उसमें पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिस्पर्स किया जाएगा और वो हम सबके यहाँ पे मदद करेंगे। जैसे को बताया, पुलिस फोर्स उस समय छोड़ी जाएगी, तो पुलिस फोर्स नीचे से ही पैदल मार्ग से वहाँ पे लोगों को रोक दिया करेगी। उसकी तरफ से मंदिर के भी स्टाफ बहुत सारे अपॉइंट हो रखे हैं रस्तों में रेगुलर इंटरवल पे, वो वहाँ पे भी लोगों को रोकते हैं। वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था भी है, वहाँ पे लोग पानी और पीते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। हाँ, उसकी व्यवस्था हुई है। SP सर से बात हुई है इस चर्चा में और आज ये सारा हट जाएगा शाम तक। रस्तों में थोड़ी सी जो है गड्ढे वड्ढे भी हैं, कुछ मरम्मत वगैरह, जो कुछ जैसे एक प्रस्ताव पास किया जाएगा वन विभाग को। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रोपवे का रास्ता भी जाता है पैदल मार्ग का और एक काली मंदिर से भी जाता है। दोनों की मरम्मत होगी और रेलिंग लगेगी यहाँ पे। ऐसा है, आज इस बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो, उस संदर्भ में DM साहब ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें ADM साहब थे, SP सिटी थे, बिजली विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे और फायर के थे। लगभग सभी अधिकारी उपस्थित थे और उसमें सभी विभागों से उनकी अपडेट ली गई है कि चंडी देवी पे फायर विभाग क्या कर रहा है और क्या कमी है, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए।
बिजली विभाग क्या कर रहा है, उसकी क्या कमी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यहाँ पे हजारों यात्री आते हैं, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो। और ट्रस्ट को भी कहा गया है कि आप भी अपनी तरफ से एक डिस्पेंसरी चलाइए, ताकि आने वाले लोगों को उसका सुविधा मिले। और हेल्थ को, सफाई को, बिजली को, सभी को निर्देशित किया गया है। वन विभाग को भी कहा गया है कि आप जो रास्ता है ये ठीक करिए। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो ये लिया गया है कि वन वे हम करने जा रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है, जिला प्रशासन ने, चंडी देवी पर काली मंदिर की तरफ से लोग चढ़ेंगे और जो रोपवे के साथ वाला रास्ता है नीचे उतरने वाला, वहां से लोग नीचे उतरेंगे। उसको ठीक कराएंगे। उसको वन विभाग के अधिकारी यहाँ थे, उनको बोला गया है कि उसको आप ठीक कराएं और उसका प्रयोग करके हम देखेंगे, और वो हमारा प्रयोग सफल रहा तो हम उसको लागू करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के भूपतवाला स्थित शिव की पौड़ी पर मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पार्थिवेश्वर चिंतामणि महाप्रयोग अनुष्ठान की शुरुआत मंत्रोच्चार व विधिवत शिव पूजन से हुई। यह आध्यात्मिक अनुष्ठान 29 जुलाई से 23 अगस्त तक चलेगा। महंत नरेशपुरी महाराज ने बताया कि यह महाप्रयोग हर वर्ष की भांति विश्व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर धर्म, संस्कृति और साधना से जुड़ने तथा पुण्य लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेहंदीपुर के श्री महाराज जी के श्री चरणों में आया हूँ। और महाराज श्री प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ा अनुष्ठान कराते हैं और अनुष्ठान के साथ साथ भोजन भी कराते हैं भिक्षुकों को, और स्वयं भी महाराज जी साधना करते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्थान है जो हनुमान जी का, सिद्ध हनुमान जी हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है। मैं बालाजी हनुमान जी मैं उनका उपासक हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरा पूरा परिवार उनको मानता है और महाराज जी के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है। सुविधाएं बड़ी की है। बाकी 3 साल से हम यहाँ माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में कर रहे हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से यह अनुष्ठान किया जा रहा है। सभी भक्तों के कल्याण के लिए, देश हित के लिए, देश में शांति बनी रहे उसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। 20 दिन का आयोजन है और 23 अगस्त को पूर्ण होता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रविंदर सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय सभागार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी और नगर क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि आगामी कुंभ में भारी भीड़ और वाहनों की संख्या को देखते हुए व्यापक यातायात व्यवस्थाओं की रूपरेखा बनाना आवश्यक है। प्रमुख मार्गों के वैकल्पिक रूट और इमरजेंसी मूवमेंट की रणनीति तैयार की गई। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, लाइव मॉनिटरिंग और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महाकुंभ 2027 को लेकर आज पुलिस के स्तर पर एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें वृहद स्तर पर होने वाले जो कार्य हैं, हमारे जो होल्डिंग एरिया है, ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग एरिया है और जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारी आगे की तैयारियां हैं उसको लेके एक वृहद स्तर पर समीक्षा की गई थी, जिसमें स्थापित किए जाने वाले थाने, सेक्टर, जोन, उनका एरिया, इस संबंध में एक वृहद स्तर पर सभी लोगों के सुझाव लिए गए थे और इसी के अनुरूप जो हमारी आगे की तैयारियां हैं उसमें किया जाएगा। साथ में जो कार्य इमीडिएटली किए जाने हैं, जो कुंभ को लेकर पुलिस के लिए जो नितांत जरूरी है, खासकर हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम, उसके साथ ही जो हमारे वायरलेस रिलेटेड जितने संचार की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे लेके उनके सभी के सुझाव लिए गए थे और जल्दी ये प्रस्ताव शासन को भेज दिए जाएंगे। माँ बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था इस वर्ष भी 1 नवंबर देव उत्थान एकादशी को 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगी।
चैती मेला परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट और महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि ये संस्था 2015 से लगातार सामूहिक विवाह करवा रही है। अब तक 150 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है। केवल कोरोना काल के दौरान आयोजन स्थगित किया गया था। इस बार संस्था का 8वां सामूहिक विवाह आयोजन होगा, जिसमें पूरी विधि विधान से विवाह कराए जाएंगे। देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा से और स्वर्गीय श्री बाबू राम जी की प्रेरणा पर उनके परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है और भगवान की माँ भगवती की कृपा ये बीड़ा लगातार चला आ रहा है और भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये परंपरा जो है चली रहे और इसमें सभी शहर के लोगों का भी सहयोग रहता है, जिसके द्वारा ये कार्य हम लोग कर पाते हैं। इस कन्या का विवाह करने जा रहे हैं, जो कि 2015 से लगातार होता हुआ आ रहा है। पिछले वर्ष हम किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए थे इस आयोजन को, मगर इस बार हमने, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था, तो हमने इस बार फिर संख्या बढ़ाकर 31 सामूहिक विवाह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कितनी तारीख को किया जा ये 1 नवंबर 2025 को हम इसका आयोजन कर रहे हैं। गरीब परिवारों के आर्थिक आधार पर, उनका आधार वाकई में गरीब होने चाहिए और उसका एक प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि तहसील आर्थिक आधार का जो प्रमाण पत्र वो तहसील द्वारा होता है। और आपका कैसे नहीं, वो पहुंचते हैं हम लोगों का, आप जैसे कार्यालय है हमारा बाबूराम जी का, आनंद जी बैठते हैं वहाँ पे, उस कार्यालय में पहुंचते हैं वो लोग और एक फार्म हमने आपको अभी बताया, ब्रीफ किया था। शहरी क्षेत्र का है तो वार्ड मेंबर उसको सत्यापित करेगा और 2 गवाह होते हैं विटनेस, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम प्रधान उसको सत्यापित कर वेरीफाई करेगा और उसमें 2 गवाह विटनेस होंगे। जो नियर बाई के विटनेस होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अच्छी तरह जानते हो, वेल नोन। तो ये इसके आधार पर और एक आर्थिक आधार पर एक प्रमाण पत्र होगा उनका। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उम्र के, आयु का, उसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मुख्य होता है, क्योंकि हाई स्कूल का ही बेस होता है। आधार वगैरह ये सारी चीजें उसमें लगती हैं, आधार लगता है और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगता है और आर्थिक आधार का जो भी है आपका वो लगता है, ठीक है ना। इसके आधार पर हम लोग उसको करते हैं। फिर बाकायदा एक कमेटी होती है, कमेटी उसका वेरिफिकेशन स्पॉट पे जाके करती है, उसके घर पे जहाँ उसने एड्रेस दिया है उस पे जाके स्पॉट पे वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन से हम लोग संतुष्ट है, 4-5 लोगों की कमेटी जाती है तो वो आके रिपोर्ट देती है हम लोगों को, हम लोग इसको फिर चेक करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट फिर फाइनली चेक होते हैं, इसके बाद फिर ओके। यूपीईएस विदौली परिसर के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब कई निजी हॉस्टल संचालकों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हॉस्टल संचालकों का आरोप है कि प्रशासन एक खास हॉस्टल को खुली छूट दे रहा है, जिससे बाकी संचालकों के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ अधिकारी चुनिंदा हॉस्टल स्वामियों से मिलकर हॉस्टल माफिया जैसे गठजोड़ चला रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि विशेष छूट पाने वाले हॉस्टलों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, फिर भी उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, जिससे छात्रों व अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, जो आरोप हम पे एक अखबार से लगे हैं, मैं उन आरोपों का तो पहले खंडन करता हूँ कि यूनिवर्सिटी का ना कोई ऑफिशियल, ना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में टॉप 50 में आते हैं, 100% कंप्लायंस फॉलो करते हैं। हमारे पास हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट आई, हमारे अपने इन कैंपस हॉस्टल्स कम पड़ रहे थे बच्चों के लिए, हमें ऑफ कैंपस हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट आई। हमने पूरा 100% ड्यू डिलीजेंस करके जो हॉस्टल बिल्डिंग्स, जो प्रॉपर्टीज़ हमें लगी कि हम प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन हॉस्टल्स के साथ एक प्रॉपर लीगल तरीके से MOU साइन करके आगे बढ़ सकते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स के साथ आगे बढ़े। ये वाले जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जो हमने लिए हैं, इन प्राइवेट हॉस्टल्स को 100% UPS रन करेगा, जिसमें सारी फैसिलिटीज़, वार्डन्स, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर सब हमारा अपना है। हम अपनी तरह से चलाएंगे इन हॉस्टल्स को, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप लोग भी पेरेंट्स हैं और जो इसको सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो भी इस बात को मानेंगे। एक इंटरनल इंक्वायरी भी करनी चाहिए जो हमने करी, और उस इंटरनल इंक्वायरी में ये बड़ा क्लियरली निकल के आया कि यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग इसमें थे वो यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करते हैं। एफिलिएशन है या वो है हमारा एसोसिएशन है, जबकि कुछ नहीं है, कोई MOU साइन नहीं कुछ सर होगा भी तो टेक्निकल अंदर होगा। क्या वो बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं? जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं उनको दबा दिया जाता है। यहाँ पे जो छोटे हॉस्टल चला रहे हैं अपनी बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, लाने ले जाने की, खाने की, सारी सुख सुविधाओं की, सब चीज़ों की जिम्मेदारी वो लोग हैं कि ये बच्चों को वो अपना डिसीजन लेने देना चाहिए। जी माँ बाप, और क्या माँ बाप को लेना चाहिए। आप सर बीइंग एन पेरेंट अगर अंदर से ही कहा जाएगा ना यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, तो बच्चा वहीं जाएगा। बाकी तो सब कह देते हैं वो बाहर दलाल खड़े हैं और ये खड़ा है ना, इस तरीके से। बाकी जो हाँ अंदर से जो वो है 60 गांठे उसके बताएं, हमारे को उजागर करें, या तो जिम्मेदारी लें सबकी लिखित में कि सारे बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते जो
उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।